गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पार्ट 7 ऑफ रोटेशनल मोशन हम लोग देखें। पार्ट 6 हम बना करके अपलोड कर चुके। अब पार्ट 7 हम लोग देखना चाहेंगे। तो इसका टॉपिक है पहला टॉपिक है वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में कितना वर्क डन होगा, अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है, मान लीजिए आप फोर्स लग रहा हो और ds डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन क्या लिया जाता है, F डॉट ds होता है, का इंटीग्रेशन होता है। एलिमेंट्री वर्क डन की बात करें तो इसको हटा दीजिए, एलिमेंट्री वर्क डन कितना हो जाएगा, dw F डॉट ds होता है। तो रोटेशनल मोशन में यही चीज टाउ डी थीटा आना चाहिए, टाउ डी थीटा आना चाहिए। ठीक है जी। तो हम लोग समझना चाहेंगे कि क्या ये टाउ डी थीटा आता है या नहीं आता है। ठीक है जी, है ना। तो चलिए इसके लिए एक फिगर बनाते हैं, एक फिगर ड्रॉ करें, है ना। फिगर ड्रॉ करें। लेट सपोज ये है आपका क्या, सर्कुलर पाथ। इस पॉइंट के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो एट एनी इंस्टेंट, जब वो यहाँ से थीटा एंगल बना रहा हो, उसकी पोजीशन कितनी हो, आर हो। और इसमें एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेट सपोज कि कितने का हो रहा हो, डी थीटा का एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, जिसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसका क्या आ रहा है, डी आर आ रहा है। ठीक है जी, या डी एस आ रहा है, या जो कुछ भी हम लोग कह लें, है ना, डी आ रहा है। और लेट सपोज कि एक्टिंग फोर्स का डायरेक्शन एफ जो है वो यहाँ है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक। और यहाँ इसके और इसके बीच का एंगल जो है वो है, इसको थोड़ा यहाँ दिखा देते हैं, ये है फाई। अगर इसको हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करें, है ना, तो ये बन जाता है, चलिए फाई, तो इसको अगर अल्फा ले लें उसके जरूरत बात में समझ में आएगी। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट dr dw F डॉट dr होगा। तो dw F डॉट dr यानी F dr कितना, F dr कॉस फाई आएगा। क्यों कॉस फाई आएगा, क्योंकि डी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, फाई है, एफ डी आर कॉस फाई है। अब जरा सा हम लोग एक चीज़ को देखें। देखिए एक बात क्या है, ऐसा नहीं है कि वर्क डन इन लीनियर प्रोसेस और एंगुलर प्रोसेस वो अलग अलग हो जाएगी, जी नहीं। एक को दूसरे के में कन्वर्ट करके हम देखेंगे। ऐसा वर्क और एनर्जी के साथ की कहानी यही होती है कि ये अलग, जैसे कि टॉर्क एक अलग चीज़ है, फोर्स एक अलग चीज़ है। लेकिन जब कॉन्सेप्ट वर्क डन और एनर्जी का आएगा, ये दो फिर अलग अलग, रोटेशनल मोशन के लिए एक चीज़ अलग हो जाएगा, इसके लिए अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट रोटेशन के लिए जो होगा वही इसके लिए होगा, करेक्ट है ना। तो वर्क डन, अब ये हुआ तो यही वर्क डन है। क्या इसके फॉर्म को हम लोग रोटेशनल मोशन में चेंज कर पाएंगे, जरा देखते हैं। dr इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आर्क इजकल टू हाउ मच, आर्क इजकल टू आर नॉट आर्क, एंगल डी थीटा इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी dr की वैल्यू कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। कितना, आर डी थीटा हो जाएगा। तो हम डी डब्ल्यू अब एफ आर डी थीटा, ठीक है,
एफ आर डी थीटा और कॉस फाई लिख पाएंगे, है ना। क्या ये फाई प्लस अल्फ़ा, ज़रा यहाँ देख लीजिए, फाई प्लस अल्फ़ा 90 डिग्री है, कॉस फाई पहले लिख लीजिए। तो फाई जो होगा, क्या ये 90 माइनस अल्फ़ा है? बिल्कुल है। तो अगर हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर दे फाई को किस में 90 माइनस अल्फ़ा में, तो एफ आर डी थीटा ठीक है, कॉस फाई मतलब 90 माइनस अल्फ़ा, कॉस 90 माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो आर एफ डी थीटा ये कितना हो गया, साइन अल्फ़ा हो गया। तो आर एफ साइन अल्फ़ा इंटू वाट, डी थीटा, तो डी डब्ल्यू ये हो गया। और ये आर एफ साइन अल्फ़ा देखिए, ये आर है, आर का पोजीशन ये बन गया, ये एफ हो गया, इसके बीच का एंगल ये हो गया। तो आर एफ साइन अल्फ़ा क्या देता है, एक्टिंग टॉर्क, करेक्ट। तो जो एफ फोर्स के कारण टॉर्क लगा उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपली जो चीज़ हम लोग यहाँ पर डी डब्ल्यू एफ डी आर कॉस फाई देख रहे थे, है ना, ट्रांसलेशनल मोशन के हिसाब से, तब रोटेशनल मोशन के हिसाब से, चूंकि अगर ये हो माने अगर मूव कर रहा है तो इसमें एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स के कारण टॉर्क डेवलप कर रहा होगा, टॉर्क डेवलप कर रहा होगा। अगर इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा। तो हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो वर्क डन ये होगा, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चलने जाएँ तो यही चीज़ कितना हो जाएगा, टाउ डी थीटा, वो कन्वर्ट हो गया। तो ये सिंपल एक पार्टिकल के लिए, हम लोग एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हो जाएगा। अब इस पर बहुत सारे फोर्स लगे हो सकते हैं। तो टोटल वर्क की जब बात आएगी, जब भी ये टोटल वर्क की बात आएगी, तो टोटल वर्क इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू दैट इज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा के हिसाब से अगर कहीं हम लोग को लगाना होगा, लेना होगा, तो हम लोग इस चीज़ का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो ये तो रही बात किसकी, वर्क डन इन रोटेशनल मोशन की। अब हम लोग जरा काइनेटिक एनर्जी वाला भी कॉन्सेप्ट देख ही ले, काइनेटिक एनर्जी वाला भी कॉन्सेप्ट देख ले, है ना। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी की जो बात होगी, लीनियर मोशन की कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें हम कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि एनर्जी को सिर्फ जिस तरीके से हम लोग वर्क को चेंज करके देखें, इसमें भी वही बात होगी। भी की वैल्यू आर इंटू आर ओमेगा होगा, भी आर ओमेगा होता है। देख ले फोकस में है कि नहीं, बिल्कुल है ना। भी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर रख दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन रोटेशनल मोशन हाफ एम भी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की बात आ जाएगी, हाफ क्या एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब कोई पार्टिकल है, ये कॉन्सेप्ट किस बात के लिए कि कोई एक्सिस होगा इसके अबाउट, किसी आर डिस्टेंस पर कोई एम ऑब्जेक्ट है जो इसके अराउंड क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। तो उस समय इसकी वी स्पीड है तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम इसका मास है, एलिमेंट्री मास कितना है, एम है, तो इसकी मोमेंट तो हाफ एम वी स्क्वायर इसकी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब आप एक बात देखिए, अगर एम मास है, आर इसका रेडियस है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस कितनी बन गई भैया, आर बन गई। तो एम आर स्क्वायर क्या प्रोवाइड करेगा, आई प्रोवाइड करेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सीधे सीधे कन्वर्ट करके देख रहे हैं, अलग अलग बातें नहीं है, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, बात बराबर है। ये नहीं कि ये अलग है और ये अलग है। हाँ, अलग अलग कहाँ होगा, जस्ट तुरंत हम लोग अब देख ही लेते हैं। इसके साथ साथ थोड़ी सी अलग अलग कहानी क्या होगी, हम लोग देखना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट।
कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो, स्फेरिकल शेप में होगा, सिलिंड्रिकल शेप में होगा, कोई ना इस तरह किसी न किसी शेप में तो हो ही सकता है, जिसमें ये इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लीजिए v है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? v है। और अगर रोटेट हो रहा है तो ये रोटेट हो रहा है तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और साथ में इसमें लीनियर मूवमेंट, ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो रहा है। तो ट्रांसलेशनल मूवमेंट के कारण क्या हो रहा होगा? इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशन की। कुल मिला जुला करके देखें तो इसके पास दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगा। एक बात को समझ लीजिए कि अगर कोई बॉल मात्र स्पिन कर रहा है, सिर्फ घूम रहा है तो इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा किसका? रोटेशन का, जिसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हम कह सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हम कह सकते हैं। इसके पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, जिनके इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल की अगर यदि हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी जोड़ देंगे तो कुल मिला जुला करके इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, चाहे उसको आप ट्रांसलेशनल फॉर्म में आप कह लीजिए या उसको रोटेशनल फॉर्म में कह लीजिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। तो पार्टिकल के मोशन के कारण, पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के कारण उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, और उसको अपन लोग यहाँ पर क्या कह दे रहे हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। तो जब रोल हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रोल डाउन करके जा रहा होगा तो ये सिर्फ रोटेट नहीं हो रहा है, इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट भी हो रही होगी। तो इसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ये दोनों ही होगा, है ना, ये दोनों ही होगा। तो जरा सा हम लोग ये समझना चाहेंगे कितना क्या चीज़ होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल पहले लिखिए, तो ये अगर m मास है तो हाफ mv स्क्वायर होगा, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। ओके, ठीक, चलिए, तो हाफ mv स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई का मतलब mk स्क्वायर, के क्या है जी? रेडियस ऑफ गायरेशन। खूब चिल्ला करके हम वीडियो बनाए हैं रेडियस ऑफ गायरेशन का। ओमेगा की बात करें तो ये v स्क्वायर v बाई आर होता है, आर इसकी रेडियस मान के चले, है ना। आर क्या है? रेडियस। सिलेंडर होगा तो भी कोई न कोई रेडियस होगा, और स्फेयर होगा तो भी रेडियस होगा। और रोल डाउन तो या तो सिलेंडर कर पाएगा, या डिस्क होगा, या होलो सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, या डिस्क हो, या रिंग हो, या स्फेयर हो, सॉलिड स्फेयर हो, होलो स्फेयर हो, कुछ भी हो जाए। अब इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, वो कि हाफ mv स्क्वायर को हम लोग अगर कॉमन कर लें तो यहाँ 1 बचता है, प्लस यहाँ बचता है क्या? k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन रोलिंग ऑब्जेक्ट कैन बी गिवन बाई हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट की बात थी, ये हो गई। चलिए अब एक से रिलेटेड हम लोग बात करें। अच्छा लगे हाथ एक जरा पावर भी देख लिया जाए भैया, है ना, पावर भी देख लिया जाए, है ना। तो कहीं पर पावर भी देख लें। पावर देखना चाहते हैं, देख लीजिए पावर P कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी को K कह रहे हैं तो dk बाई dt, d K का मतलब हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बाई dt। कोई ऑब्जेक्ट अगर यदि हमारा एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और अगर सिचुएशन चेंज नहीं होगा हो तो ये से उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगी? कांस्टेंट रह जाएगी, डी ओमेगा स्क्वायर बाई डी टी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए पहले इसमें डी ओमेगा का डिफ्रेंसिएशन, डी ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन, डी ओमेगा स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा के रेस्पेक्ट में 2 ओमेगा आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। 2 से 2 कट जाएगा, आई अल्फा इंटू ओमेगा यानी आई अल्फा। आई अल्फा क्या होता है? टॉर्क होता है, कल ही बताए हैं हम, पिछले वीडियो में आया, पिछले वीडियो में आया। टाउ अल्फा, तो पावर टाउ अल्फा
टाउ ओमेगा। कंपेयर कर लीजिए लीनियर मोशन के, फोर्स इंटू वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो रोटेशनल मोशन में यही चीज़ क्या हो जाता है, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है उसका पावर। ठीक है जी, चलिए प्रोसीड करें आगे की तरफ। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन टू एनी इंक्लाइन। क्या कॉन्सेप्ट है भैया, जरा देखो, एक इंक्लाइन है, उस पर से किसी ऑब्जेक्ट को रोल डाउन का। अब रोल डाउन डिस्क हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, रिंग हो सकता है, हॉलो स्फेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर h हाइट से ये कर रहा है, ये सब हम ऐसे लिख ले रहे हैं, है ना। और अगर यहां से रोल डाउन होकर के जब ये रोल होता हुआ, है ना, जब ये यहां पहुंचेगा तो कितनी लीनियर वेलोसिटी अटेंड करेगा, इसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, ये हम लोग इन जनरल समझना चाहेंगे, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो और कुछ भी हो। ठीक है ना। तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें भी लगेगा, करेक्ट है ना। अगर इस h हाइट पर है तो इसके पास जो मैकेनिकल एनर्जी E है वो कितना है भैया, mgh है। ओके, और लेट सपोज कि इफ v इज द फाइनल वेलोसिटी, तो कहानी कहां जाके रुकती है, कहां पर आती है। v अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी है तो क्या होगा, भी अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी है, इसका मतलब ये होगा कि इसके पास जो यहां पर अब इसके पास जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, चूंकि रोल डाउन होगा, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, 1 प्लस हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, चलिए, तो अगर हम कंपेयर करें क्या होगा, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वही आकर के यहाँ होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कुछ पार्ट इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, कुछ उसका क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, यहाँ से रोल डाउन होकर के चलता चला जाएगा आगे की तरफ, करेक्ट है ना। तो ऐसे सिचुएशन में यानी कहने का मतलब कि हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू mgh होगा। और ये अगर इतना होता है तो m कट जाता है। अगर यदि यहाँ से हम लोग v स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 2gh बाई m तो कट गया, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब जरा सा डिफरेंट फिगर के लिए देखें। पहली बात, पहला केस, इफ इट इज ए रिंग, तो रिंग के केस में के और आर क्या होता है, बराबर होता है एम के स्क्वायर इज एम आर स्क्वायर। रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस। कोई रिंग है, रिंग लॉट रोटेट होते हुए आएगा तो कितना बनेगा, के स्क्वायर टू आर, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। और अगर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 होगा तो इसकी वेलोसिटी, अब रिंग की बात अगर हम करेंगे, आर लिख लेते हैं, रिंग की बात करते हैं तो 1 प्लस 1 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट GH। अंडर रूट GH इज द वेलोसिटी ऑफ द रिंग।
चलो दूसरा केस लेते हैं, इफ इट इज डिस्क, इफ इट इज डिस्क, अगर ये डिस्क है तो डिस्क है तो के स्क्वायर इजकल टू हाफ आर स्क्वायर, के स्क्वायर इजकल टू हाफ आर स्क्वायर। ये सब कहाँ से ला रहे हैं, ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr स्क्वायर होता है, किसका, डिस्क का, अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इसको अगर एम के स्क्वायर से कंपेयर करें, एम कट जाएगा तो हाफ आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर इजकल टू हाफ आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2 मिलेगा। तो ऐसे में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या मिलेगा, 1/2, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इजकल टू 1/2। अब यहाँ 1/2, 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2, 2 2 जा 4, तो v की वैल्यू 2 है ना, 1 प्लस हाफ 3/2, 2 2 जा 4, तो अंडर रूट 4gh/3, यानी v इजकल टू 4/3 मतलब 1.33 gh। डिस्क की स्पीड ज़्यादा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, स्पीड ज़्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, स्पीड ज़्यादा हो गया, किसका, डिस्क का। चलिए तीसरे में देखते हैं किसको, डिस्क। अच्छा, ये जो रिंग के लिए होगा वही हॉलो सिलेंडर के लिए भी होगा, हॉलो सिलेंडर के लिए, वही हॉलो सिलेंडर के लिए। जो डिस्क के लिए होगा वही सॉलिड सिलेंडर के लिए होगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए होगा, है ना, सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो रिंग के लिए जो होगा वही हॉलो सिलेंडर के लिए होगा, मास सब सेम। अगर ये है ना, वही सॉलिड, माने अगर डिस्क है तो वो सॉलिड सिलेंडर की तरह काम करेगा। और अब अगर हम लेते हैं कि इफ इट इज व्हाट, इफ इट इज स्फेयर, अगर ये स्फेयर है तो, अगर ये स्फेयर है तो आई की वैल्यू 2/5। चलिए पहले सॉलिड स्फेयर ले लेते हैं, हम इसको कौन सा स्फेयर ले रहे हैं, सॉलिड स्फेयर ले रहे हैं। 2/5 mr स्क्वायर लीजिए तो एम के स्क्वायर से कंपेयर कीजिए, 2/5 mr स्क्वायर लीजिए तो के स्क्वायर इजकल टू 2/5 आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इजकल टू 2/5, इसको 2/5 तो 7/5, 5 2 जा 10, 10/7, भी इजकल टू 10/7 gh। अगर इसको रख देते हैं तो 2/5, 7/5, 5 2 जा 10, तो कितना आएगा। तो देखा जाए तो ये लगभग 1.28, 7×28, 1.428, 4 2 तो 1.42 समथिंग GH। जरा गौर कीजिएगा तो 1 GH, 1.33 GH, 1.42 GH, इससे ज़्यादा स्पीड इसका, इससे ज़्यादा स्पीड इसका होगा ना, होगा ना। क्यों होगा, रीज़न ये है कि इसकी जैसे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस करता जाएगा वैसे वैसे उसकी लीनियर वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगा। जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा एक्सिस के अबाउट, उसका क्या होगा, उसका स्पीड कम होगा, करेक्ट। अगर यही हॉलो होता तो, हॉलो के किस में देख लीजिए जरा, फोर्थ, हॉलो स्फेयर अगर होता तो भैया तब तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इसी तरीके से देखे तो 2/3 आ जाता, ये आ जाता 2/3। तो अगर ये 2/3 अगर यहाँ रखें, 2/3, 3 2 जा 5, 5 3 2 6, 6/5, तो v की वैल्यू 6/5, 6/5, 6/5 तो 1.2 GH। तब तो ये इससे भी छोटा है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज़्यादा होता है, हॉलो का ज़्यादा हो जाता है, तो इससे भी छोटा है। सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का या हॉलो सिलेंडर का, तो इसका वेलोसिटी कम आएगा, जबकि हॉलो स्फेयर का इसके बाद होगा। इसके बाद की कहानी आएगी या तो डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, या लास्ट में जो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी वो स्फेयर की होगी। अगर सेम रेडियस में है ना,
तो ऐसे सिचुएशन में हाइट से छोड़ रहे हैं, सेम रेडियस वगैरह हो जो भी हो, तो अगर डिफरेंट शेप वाले ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो सॉलिड स्फीयर का स्पीड जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा जब ये यहाँ पहुँचेगा। एनर्जी सबके पास बराबर होगी, एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं, एनर्जी सबसे ज़्यादा सबके पास होगी, है ना। यानी कहने का मतलब कि ट्रांसलेशनल एनर्जी स्फीयर का ज़्यादा हो जाएगा, रोटेशनल एनर्जी उसका कम होगा, फर्क इतना ही पड़ेगा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसका ज़्यादा हो जाएगा, किसका? स्फीयर का। जबकि अगर देखा जाए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो रिंग का सबसे ज़्यादा होगा, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होगी, क्योंकि जो भी एनर्जी देगा उस दो पार्ट में उसका बढ़ जाएगा, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज़्यादा होगा उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, वही हिस्सा तो बटना है, जो एनर्जी उसको मिल रहा है वही बटेगा, तो उसका मेजर पार्ट उसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये बात आपको भली बात ही समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। एक फ्लाईव्हील है, ऐसा, ठीक है। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का बुक देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा हम लोग दिया तो वहाँ है ही। इसका मास इसका प्रोवाइडेड है, 20 kg, 20 kg मास प्रोवाइडेड है, और रेडियस इसका 20 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर थ्रेड जो है वो लगा हुआ है और उस पर एक कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन का अप्लाई किया गया है। ठीक है, सोच रहे होंगे लोग कि सर जब लगा ही है एग्जाम्पल में तो आप क्यों बता रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, ओके। तो अब इसकी आर, इसकी अगर रेडियस है ना, तो पहली बात कि एक्टिंग टॉर्क कितना होता है। एक्टिंग टॉर्क होता है आई अल्फा, और बाई एक्सप्रेशन अगर हम टॉर्क को निकालना चाहते हैं तो इस केस में चूंकि आर और एफ जो एफ अप्लाई हो रहा है वो 90 डिग्री का है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो आर एफ साइन थीटा अगर लिखते हैं तो थीटा 90 डिग्री साइन 91 हो जाता है। ये 20 सेंटीमीटर मतलब 0.20, और एफ का वैल्यू कितना है 20 न्यूटन नहीं 25 न्यूटन प्रोवाइडेड है, इंटू 25, तो 25 दूनी 50, ये कितना 5 आ जाएगा, 0.2 है ना, 25 दूनी 50, 5.0 न्यूटन मीटर, आई थिंक न्यूटन मीटर। 20 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क। अब यही टॉर्क हमारा ये है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैं फ्लो में क्वेश्चन बोलना भूल गया, है ना, क्वेश्चन जरा बोल दूं। मास 20 kg है, उसके ऊपर थ्रेड लपटा हुआ है, रेडियस इसकी 20 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि अगर 25 न्यूटन के फोर्स से अगर यदि क्या किया जा रहा है, इसको नीचे की तरफ पुल किया जा रहा है, तो व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। और दूसरा ये पूछा गया है कि व्हेन 2 मीटर ऑफ थ्रेड हैज बीन टेकन आउट, माने 2 मीटर जब एक नीचे की तरफ खिसक जाएगा, व्हाट इज द वर्क डन, एंड व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील। ठीक है, तो पहले तो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, तो हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए टॉर्क को दो तरफ से हम लोग देख रहे हैं। दो इक्वेशन टॉर्क के लिए हमको मिल जाएगा। एक तो हम लोग जानते हैं कि आई अल्फा होता है ना, और दूसरा हम लोग जानते हैं कि आर एफ साइन थीटा होता है एक्टिंग फोर्स के हिसाब से। तो 5 न्यूटन हो गया, आई अल्फा यहाँ रखें, है ना। अब जरा देखिए, ये डिस्क है, तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है हाफ कितना, mr स्क्वायर अल्फा, दैट इज 5 यूनिट जरा हम आदत कम है लिखने की, तो अल्फा इक्वल टू 5 अपॉन इंटू 2 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो 5 दूनी 10, मास 20 kg, रेडियस 0.2 का कितना स्क्वायर, तो 10 अपॉन 20, 0.2 का स्क्वायर यानी 0.04। फाइनली कितना हो जाएगा
फाइनली अल्फ़ा जो होगा वो 2 जीरो ऊपर दे दीजिए 1000 हो जाएगा, ऊपर 10 से 100, 100 से 1000, 20 गुने 4, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 25, 25 बटे 2, 25 बटे 2 यानी 12.5 है ना रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा इसका एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग करते क्या है, हम लोग के साथ एक बड़ी गड़बड़ी है, हम लोग कैलकुलेशन में बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो आर एफ आर का रेडियस है ये, ठीक है, 5 न्यूटन आना ही है, यहाँ हाफ एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, वो भी ठीक है, हाफ एम आर स्क्वायर है, हाफ 2 पर गया, एम आर स्क्वायर नीचे है, मास उसका 20 kg, रेडियस उसका 20 सेंटीमीटर, 0.2 का स्क्वायर 0.04 होगा, 10/20, 2 जीरो हटाइए तो ऊपर चला गया, 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये बात तो सही है। अब एक पहला तो अल्फ़ा तो हम लोगों ने निकाल लिया, ओके। अब कहानी है कि हम लोग को निकालना है वर्क डन इन 2 मीटर एक्सपेंशन, मतलब सेकेंड पार्ट वर्क डन। तो डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है 2 मीटर का, फोर्स कितना है भैया, तो 25 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है, फोर्स 25 न्यूटन का अप्लाई करना है, तो वर्क डन F × D होगा। डायरेक्शन दोनों सेम है, cos थीटा cos फाई की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तो 25 गुना 2 यानी कि 50 जूल का वर्क डन हुआ, ठीक, 50 जूल का वर्क डन हुआ। अब कहानी ये है कि मुझसे पूछा गया है थर्ड स्टेप में, व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, what is the angular velocity of the disc when 2 meter of the thread is taken out। मैं जब 2 मीटर खींच चुका होगा उस समय, मैंने इस समय जिसमें 50 जूल वर्क डन, इसकी अब हम लोग चाहें ओमेगा नॉट इनिशियल स्पीड 0 रहा होगा, अल्फा 12.5 है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मीटर, इसका पूरा सरकमफेरेंस निकाला जाए, मतलब कि अगर यदि 2 मीटर ही चलता है तो कितना जो है सो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सारा चीज़ को कैलकुलेट किया जाए, तब ओमेगा को हम लोग निकाल सकते हैं किस रिलेशन से, ओमेगा स्क्वायर इजकल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 थीटा इंटू अल्फा, इस रिलेशन से निकाला जा सकता है। तो ये लंबा प्रोसेस, इसको हम लोग नहीं लाने जाएंगे। 100 की सीधी बात है कि 50 जूल का वर्क डन हुआ, 50 जूल का वर्क डन हुआ, और ये वर्क डन उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, चूंकि ट्रांसलेशनल मोशन तो हो नहीं रहा, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। तो हम लोग अब सीधा करेंगे ये थर्ड पार्ट लगाने के लिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा रोटेशन का ही होगा, जाहिर सी बात है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर 2ke अपॉन आई, तो ओमेगा √2ke/i। जरा याद कीजिए तो ट्रांसलेशन में 2k/m होता है √ वेलोसिटी v = 2। चलिए, तो अब इसमें 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी यानी 50i का मतलब हाफ mr स्क्वायर कितना आएगा जी, इसको कहीं पर पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए था सहूलियत के लिए। इतना जो हम लोग किए हैं, हाफ mr स्क्वायर ज़रा कैलकुलेट कीजिए, तो i = हाफ mr स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, तो 1/2 इंटू 20 इंटू r का स्क्वायर 0.04, तो ये हो गया 10 इंटू 0.04, जो फाइनली ये 0.4 kg मीटर स्क्वायर जो भी होगा, है ना, 0.4, तो 0.4 ये इसको लिख दिया जाए 0.4, तो 50 दूनी 100 ऊपर 0.4/10, 10 क्या हो गया ऊपर, है ना। तो राम सिया की अजब कहानी, 10 ऊपर, तो इसका तो आ जाएगा भैया 10 और इसका आ जाएगा 2, 100/4 25, 25 का 5, 5√10 ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 5√10, यही तो आएगा √10 की वैल्यू जो भी आ जाए,
है ना, काइनेटिक एनर्जी 50 जूल का ही है, क्योंकि जितना वो काइनेटिक एनर्जी लेगा वो वर्क के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर होगा। 2ke के बदले यहाँ W ले लीजिए, W हमारा 50 जूल हो गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर 20 ग्राम आर का स्क्वायर 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 का स्क्वायर 0.04 0.4। कैलकुलेशन में बड़ी सहानी होती है, सही। चलिए, तो उसकी फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी रहेगी, 5√10 आएगा। अरे भैया कैमरा घूम गया था, मैं ध्यान ही नहीं दिया था। चलिए, जो लोग जिनका व्यू में नहीं आया हो मैं अब व्यू में दे देता हूँ। ये घूम गया था कैमरा, चलो टर्न हो गया था, ओके। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, क्या देखें भैया, वो है एक रॉड है जो एक हिंज से क्या किया यहाँ पर फिक्स्ड है एक, और इससे एक रॉड को अटैच कर दिया गया। हिंज मतलब कब्जा, समझते हैं, दरवाजे में लगा होता है ना कब्जा, जिसे डोर यहाँ पर ऐसे वर्टिकल ऐसे ऐसे घूमता है, तो इसे कहते हैं हिंज। और L लेंथ का है ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम हटा दे रहे हैं, है ना। चलिए, इसको होल्ड करके रखे हुए हैं, इसको रिलीज करते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं, रिलीज करते हैं। क्या होगा, ये ऐसा करके क्या होगा, ये ऐसा घूमेगा, घूम करके यहाँ पर आकर के यहाँ पर आकर के ये रेस्ट रुक जाएगा, या कुछ देर के लिए उधर डिफ्लेक्ट होगा, फिर ऑसिलेट करके फिर वापस से अपनी जगह पर आएगा। होना तो इसको यही है, करेक्ट है ना, होना तो इसको यही है। अब हाँ, थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया है, माइंड करने की जरूरत नहीं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन just after release रिलीज के बाद उसका एंगुलर एक्सीलरेशन, जस्ट रिलीज करने के बाद उसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना बनेगा। अन्य अल्फा चाहिए होगा, ठीक है जी, अल्फा चाहिए होगा। तो जब जैसे उसको हम लोग छोड़ेंगे, इस पर एक्टिंग टॉर्क की वैल्यू एक फार्मूला आई अल्फा से होता है, करेक्ट, आई अल्फा से होता है। दूसरा, एक्टिंग टॉर्क होगा कितना, अगर टॉर्क की बात करें तो होगा कितना, इक्वेशन देखिए। एक्चुअल क्या है कि ये अगर रॉड है, इसका अगर ये सेंटर है तो L/2 पर इसका सेंटर होगा, L/2 पर इसका सेंटर होगा, और यहाँ पर इसका मास m काम कर रहा होगा, सेंटर मास ये होगा, यहाँ पर mg फोर्स लग रहा होगा। तो एक्टिंग टॉर्क जो हो जाएगा, माने वेट यानी कि mg इंटू L/2 इसकी टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, है ना, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब जरा सा यहाँ से भी टॉर्क को हम लोग कंपेयर करें, कंपेयर करना सेम अमाउंट से, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज, एंड है ना, ये कितनी होती है, तो आई की वैल्यू हो जाती है ml²/12, नहीं ml²/3 बाई वन एंड, किसी एक एंड से यही हो जाता है ml²/3, तो इसकी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगी ml²/3, किसी एक एंड से ml²/3, ओके। यानी ml²/3 अल्फा इक्वल टू, किसी को कैपिटल किसी को स्मॉल क्यों लिखा जाए, mgl/2, तो स्क्वायर से l कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से l कैंसिल हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, m से m तो कैंसिल हो ही जाएगा, स्क्वायर से l कैंसिल हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू 3g/2l, ये बन गया अल्फ़ा। 3g होगा, नीचे l जाएगा, 3g/2l इसका क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक बात, दूसरा ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन, यहाँ पर का ओमेगा कितना होगा जब ये वर्टिकल हो जाएगा,
एंगुलर वेलोसिटी व्हेन वर्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट्स वर्टिकल, इट इज वर्टिकल। क्या करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाले, आर्क निकाले, दुनिया जान, जी नहीं, सीधे काइनेटिक एनर्जी वाला कहानी लगाएंगे। कितनी इसकी पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो यहाँ से घूम करके इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, तो L/2 हाइट पर रहा होगा सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास कितने हाइट डिक्रीजमेंट इन सेंटर कितना हुआ, डिक्रीजमेंट कितना हो जाएगा, L/2 हाइट का हो जाएगा। तो रिडक्शन इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो mg L/2 होगा। ठीक है, वही टॉर्क भी था। ओके, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी वही हो जाएगा। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी mg L/2 होगा, और ये होना कितना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर mg L/2, हाफ आई कितना, आई कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mL/3। एंड के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी, mL/3 ओमेगा स्क्वायर mg L/2। बाई का टू तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो स्क्वायर से बाई का टू कैंसिल, है ना। अब m से m कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर देखिए तो 3 L² से L कैंसिल ना, 3g/L, 3 ओमेगा स्क्वायर 3g/L, सही है, m से m कैंसिल हो चुका है। तो ओमेगा इक्वल टू √3g/L इसकी क्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाना, है ना, क्या है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, वो ज़्यादा सही हो जाता है आपका इस सब सिचुएशन में, है ना। तो ये हम लोग जो देख रहे थे था क्या ये था आपका रोटेशन ऑफ रॉड, ठीक है ना जी, रोटेशन ऑफ रॉड था ये, है ना, रोटेशन ऑफ रॉड अंडर ग्रेविटी। चलिए अब इसको हम लोग आगे कुछ और देख लेते हैं। हाँ, तो बोर्ड पर आपको एक लगाया क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक्चुअल में वीडियो लेंथ काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले लगा दिया, तब हम जैसे पॉज स्टेट से ऑन कर दिए। चलिए देखिए, एक क्या है, डिस्क है, आर रेडियस का एक डिस्क है, उस पर थ्रेड लगा हुआ, ऐसा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन यही था। उसमें एक m मास सस्पेंडेड है, जो इसमें ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, और डिस्क भी घूम रहा है। अगर ऐसा होता कि ये डिस्क नहीं होता तो ये सीधे फ्री फॉल करता, जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो व्हील भी क्या होगा, रोटेट करेगा, है ना। व्हील सिलेंडर हो, डिस्क हो, रिंग हो, जो कुछ भी हो, वो रोटेट करेगा। हम लोग समझना चाहेंगे कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन दैट सिचुएशन। अगर आर रेडियस का कोई डिस्क है तो उसका क्या होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या आएगा इसमें, ओके, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इसमें क्या आएगा। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात कि जैसे नीचे की तरफ जाएगा, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, और यही टेंशन थ्रू आउट द थ्रेड रहेगा, और इसी टेंशन के कारण ये व्हील क्या होगा, अनबाउंड होगा, इससे थ्रेड क्या होगा, बाहर आएगा। हाँ, एक कंडीशन ये है कि द थ्रेड इज नॉट स्लिपिंग, माने स्लिप नहीं कर रहा है, क्योंकि स्लिप करेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना।
जैसे कि मान लीजिए अगर वाइंडिंग अगर यदि क्या हो लूज हो तो स्किट करेगा, स्लिप करेगा, वो नहीं, उस सब सिचुएशन छोड़ करके इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप के स्किट किए हुए, तो ये आपका नीचे की तरफ जाएगा इस टेंशन के कारण। तो पहला बात एक्टिंग टॉर्क टी नीचे की तरफ, आर रेडियस है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ऐसे सिचुएशन में टी आर होगा। फिर दूसरी कहानी क्या होती है, टी इक्वल टू आई अल्फा होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरी बात क्या होगी, यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से देखिए एम जी नीचे की तरफ, टी ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए होगा, है ना। नेट फोर्स एम ए, एफ नेट एम ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, यही ना होता है, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो नेट फोर्स एम जी नीचे की तरफ, टी ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है जी, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, बिल्कुल सही है ना। तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। अब जरा सा इन सब को मिलाना चालू करेंगे। मिलाना क्या चालू करेंगे, यहाँ से टी की टेंशन की वैल्यू निकाल रहा है, तो टाउ अपॉन आर होगा, टाउ की वैल्यू आई अल्फा होगा, आई अल्फा भी रख दिए। अब टेंशन को रिप्लेस कर दिया आई अल्फा बाई आर से, अब अल्फा को भी हटा दें, चूंकि लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो अल्फा मैं कई बार बता चुका हूँ, थीटा इजकल टू एल बाई आर, तो ओमेगा इजकल टू वी बाई आर, तो अल्फा इजकल टू ए बाई आर, है ना। तो एंगुलर एक्सीलरेशन लीनियर एक्सीलरेशन बाई आर, तो अल्फा के बदले ए बाई आर हम लिख सकते हैं। ए बाई आर डालेंगे अल्फा के जगह पर, तो ये ए बाई आर स्क्वायर का होगा, एम ए को उधर उस साइड ट्रांसफ़र कीजिए, एम ए प्लस आई ए अपन आर स्क्वायर, तो ए कॉमन करिए एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, एम जी यानी ए की वैल्यू एम जी अपॉन एम प्लस आई आर स्क्वायर, सिंपल हो जाएगा। जितना बड़ा रेडियस होगा ये टर्म उतना ही छोटा हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन उतना ज़्यादा होगा। जितना छोटा रेडियस होगा उसके साथ आई कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये सब चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर सेम रेडियस का है, अगर सिलेंडर है तो उसका आई क्या होता है, कम होता है। अगर रिंग है तो आई उसका ज़्यादा होता है। आई अगर उसका ज़्यादा हुआ तो ये फैक्टर ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। और आई अगर कम हुआ तो ये फ्रैक्शन कम होगा, तो इसका सम कम होगा, तो ये फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, करेक्ट है ना। तो इस रिलेशन को क्या कर सकते हैं हम लोग, इस्तेमाल कर सकते हैं किसमें, इस तरह की प्रॉब्लम में जिसमें एक्सीलरेशन निकालने की जरूरत हो। अब अगर इसके बाद आएगा कि भैया अल्फा भी निकाली, तो निकाल ना लीजिए ए बाई आर से, इससे अल्फा भी निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा तो ओमेगा भी निकाल लीजिएगा। थ्रेड कितना खुला नहीं खुला है उससे क्या होगा, कितना वर्क डन हुआ, इस सबसे क्या होगा, ओमेगा भी निकल जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो आज की वीडियो लेंथ है जो अच्छी खासी हो चुकी है और ये हमारा 50 मिनट को अप्रोच कर रहा है। तो अब हम लोग प्योर एप्लीकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, है ना। थ्योरी पोर्शन तो लगभग समाप्त हो गया है, अब हम लोग प्योरली एप्लीकेशन क्या करेंगे इसमें देखेंगे। धन्यवाद।